नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात या कहें शुरुआत आज ममता की मुश्किलों को लेकर। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और उस फहरिस्त में जो नाम है उसमें मुकुल राय सांसद, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, स्वागता राय, और उपमा पोद्दार, सुल्तान अहमद, प्रसून बनर्जी, काकोली दस्तीदार, ये सभी सांसद, और फिरहद हाकिम, शुभेंदु अधिकारी, सुभान चटर्जी, सुब्रता मुखर्जी, ये सभी मंत्री हैं। और इसके अलावे एक पूर्व मंत्री, एक विधायक और एक आईपीएस है। तो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन दस्तक में बात आज उन लोगों की होगी जिस दिशा में कोई देखना चाहता है या नहीं चाहता है, या फिर सियासत उस दिशा में देखे ना देखे, इस देश के भीतर के सवाल उसे लेकर लगातार आंख मूंद लेते हैं। ये सवाल आदिवासियों का है और 13 लाख आदिवासी अब रहें कहां, जाए कहां, संकट उन पे मंडराने लगा है। रिपोर्ट देखिए। ये वो सर्कुलर है जिसने देश के 13 लाख आदिवासियों समेत 22 लाख लोगों की रिहाइश छीनने का आदेश दे दिया है। ये सर्कुलर एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है टाइगर रेंज में रहने वाले लोगों के अधिकार निलंबित किए जाते हैं। यानी सर्कुलर के मुताबिक छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों में जहां जहां टाइगर रेंज है, वहां टाइगर रेंज के इलाके में जो भी जंगल गांव आते हैं और उस जंगल गांव में आदिवासियों के अलावे जितने भी ग्रामीण रहते हैं, उन्हें उन गांव को खाली करना पड़ेगा। और खाली करने का मतलब है, अगर वो वहां रह रहे हैं तो जंगल गांव के नाम पर रहने वाले सारे अधिकार उनके खत्म हो जाएंगे। और देश में इस वक्त 4526 जंगल गांव हैं, जिसमें तकरीबन 22 लाख लोग रहते हैं। तो सवाल यही है, जब सैकड़ों साल से आदिवासी जंगल में रहते आए और खेतीबाड़ी से लेकर रोजगार तक के लिए जंगल पर ही आश्रित है, तो किसी भी कानून के तहत अगर उन्हें जंगल से बाहर किया जाता है तो वो करेंगे क्या? वैसे ही कई ऐसे इलाकों में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है जहां पर टाइगर है ही नहीं, और यदि इस आदेश को लागू किया गया तो वन विभाग को एक बहाना मिल जाएगा जो वहां पे रहने वाले आदिवासी समुदाय है और जो अन्य वनवासी समुदाय हैं, उनके वन अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाएगी। और इसी सवाल को सीपीएम नेता वृंदा करात ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उठाया भी है। पत्र में लिखा गया है, वन अधिकार कानून लागू करने का अधिकार एनसीटीए या वन मंत्रालय तक को नहीं है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन कानून 2008 की धारा 38O, जिसके तहत एनसीटीए को जो शक्तियां और अधिकार मिले हैं, वह भी साफ कहते हैं कि एनटीसीए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करेगा जिसमें खासतौर पर अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अधिकार प्रभावित हो। हालांकि दूसरी तरफ वन विभाग दलील दे रहा है कि इस कानून के लागू होने से वन्य जीवों को फायदा होगा और शिकार की घटनाएं रुकेगी। और छत्तीसगढ़ सरकार इसमें अपना ही अलग राग आलाप भी रही है। तो इस तरह के आदेश भी होता तो तटस्थ नहीं है, जबकि हमें लगता है कि एनिमल्स है और ट्राइबल्स हैं, या टाइगर हो, दोनों में बीच में जो सामंजस्य है वो साथ में रहते हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई पाबंदी भी नहीं है और कोई ऐसा कोई मैंडेटरी भी नहीं कि उसको लागू करें। लेकिन पेंच इतना पर नहीं, पेंच तो यह भी है कि कई जगह देश में टाइगर रिजर्व सिर्फ घोषित किया गया है, वहां बाघ है ही नहीं। लेकिन बाघों को बचाने के नाम पर आदिवासी निशाने पर आ गए हैं और इनकी आवाज अभी जंगलों में ही गुम है। इस सर्कुलर के जारी होने के बाद जंगल में दंगल के हालात बन गए हैं, वनवासी भड़के हुए हैं। हालांकि सीपीएम लीडर वृंदा करात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस सर्कुलर को ही रद्द करने की मांग की है, और जब तक कि यह सर्कुलर रद्द नहीं हो जाता, जंगल के भीतर बसी एक बड़ी आबादी पर बेदखली की तलवार तो लटक ही रही है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। सवाल सिर्फ जंगल के भीतर जंगल गांव और उसमें रहते आदिवासियों का नहीं, एक दूसरी स्थिति कश्मीर की है। कल तक जिक्र आतंकवाद का था, उसके बाद पत्थरबाज का हुआ, और अब पीठ पर बस्ता है, हाथों में पत्थर है। इसके मतलब क्या है? वो तो सबको पता ही है, वो हिंदुस्तान के साथ हमें पता था कभी ना कभी तो उसको पाकिस्तान वाले मार ही देंगे। पीठ पर किताब, हाथों में पत्थर। तो क्या घाटी में हालात इतने बुरे हो चले हैं कि पढ़ने के लिए कॉलेज पहुंचने वाले छात्र भी अब हाथ में पत्थर उठाने से नहीं कतरा रहे?
या फिर पत्थरबाजों की परिभाषा बदल रही है और पत्थरबाजों से निपटते सुरक्षा बलों की नई चिंता ये छात्र हैं जिनकी पीठ पर किताबें हैं और हाथों में पत्थर, क्योंकि अभी तक दहशतगर्द ही पत्थरबाज के रूप में सेना से भिड़े हुए थे। और इस पत्थरबाजी में वो आम कश्मीरी भी हाथ था, यह भी बहुत साफ नजर आ रहा था, जो खामोशी से हालात शांत चाहता था। लेकिन आज जिस तरह कॉलेज छात्रों के हाथों में पत्थर आए, उसने 3 सवाल खड़े कर दिए। क्या कश्मीर में चुनी हुई सरकार पूरी तरह फेल हो गई है? क्या दहशतगर्दों को सीमा पार से इतनी मदद मिल रही है कि उनके मंसूबों को सेना और सरकार भी रोक नहीं पा रही? क्या घाटी के बिगड़े माहौल में समाज ही बट गया है? चाहे जो भी डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड्स, वो कोई भी फुलफिल नहीं हो रही है। तो इन जनरल मैसेज में जो है गम और गुस्सा पाया जा रहा है और इसकी वजह से आप देख रहे हैं आए रोज यहाँ पे हालात क्या हो रहा है। पूरे से अगर देखेंगे कोई हल नहीं हो रहा है, कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं हो रही है। ये इन मामलों में गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या वाकई घाटी के हालातों में उस आम कश्मीरी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो शांति से कैसे रहे, क्योंकि वह 3 तरफ से फंस गया है? क्योंकि एक तरफ सेना ने हालात को काबू में लाने के लिए उस तरफ कदम बढ़ा दिए जो घाटी के लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी तरफ दहशतगर्दों का खून खराबा अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि घरों तक जा पहुंचा है। शोपियां के पिंजोरा गांव में दहशतगर्दों ने एक दिन पहले ही सरकारी वकील रह चुके इम्तियाज अहमद खान समेत 2 लोगों की हत्या कर दी। और उसके अलावा पूर्व इख्वान कमांडर रशीद बिल्ला की बांदीपोर में उन्हीं के परिचितों ने हत्या कर दी। तो उसने बोला मुझे पता आप मुझे गोली मारने आए हो, आप मार सकते हो। उन्होंने बोला हम गोली मारने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए हैं। तो इतने में क्या हुआ कि वो बैठे नीचे, उनने पानी पी और मेरे बाप को बोला आपके साथ हमें बात करनी है अंदर। बाहर से उनका दरवाजा बंद किया तो उसको अंदर गोली मार दी उन्हें सर। और इन हालातों के बीच याद कीजिए 13 तारीख को चुनावी ड्यूटी में शामिल एक निजी ड्राइवर मोहम्मद डागा पत्थरबाजों का शिकार हो गया। डागा अपने घर में इकलौता कमाने वाला था, लेकिन पत्थरबाजों ने पूरे घर को ही बर्बाद कर दिया। फिर वो गया टैंकपुरा में पहुंच गया तो पत्थर लग गया सर पर और वहीं डेथ हो गई इसकी। कह सकते हैं इन बिगड़े हालातों में टूरिज्म ठप है, हालात बेकाबू और 3 तरफ से पिस्ता आम कश्मीरी समझ नहीं पा रहा वो करे तो करे क्या। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। मुश्किल यह नहीं कि अंधेरा वाकई कितना घना है, मुश्किल यह है कि अंधेरा छटे कैसे छटे। इन सवालों के बीच जब जब राजनीति की दिशा की तरफ नजर बढ़ाइएगा तो एक नई दस्तक भी दिखाई देती है। मसलन 100 बरस चंपारण सत्याग्रह के, उस वक्त राजनीति नहीं थी, गुलामी से लड़ने का संदेश था और महात्मा गांधी संघर्ष कर रहे थे। 100 बरस बाद रिपोर्ट देखिए। सौ बरस पुरानी चंपारण की यह तस्वीर महात्मा गांधी के संघर्ष को दिखलाती है। चंपारण सत्याग्रह के जरिए मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने के दौर को याद दिलाती है। किसानों के बीच गांधी के संघर्ष के आश्रय, राजनीति से दूर किसानों के जरिए ही गुलामी से लड़ने के दौर को भी जतलाती है। और संयोग देखिए, उसी दौर को याद करती 100 बरस बाद की यह तस्वीर पटना की है, जहां चंपारण सत्याग्रह के नाम पर ही राजनीति की मोटी लकीर खिंचती हुई दिखाई देती है। जी, ये शोर, ये उत्सव, नेताओं की मौजूदगी दरअसल चंपारण की 100वीं जयंती मनाने का जश्न है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में 800 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। चूंकि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना गृह मंत्रालय के अधीन आती है, तो देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी यहाँ आना था। उन्हें बुलाया भी गया और उन्हें आना भी था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। राजनाथ नहीं आए तो राजनीति शुरू होनी थी और शुरू हुई। तो केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी आमंत्रित किया, उन्होंने सहमति दे दी। और गृह मंत्री को आमंत्रित करने के पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि एक तो भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी के बाद वरिष्ठतम मंत्री माने जाते हैं, और दूसरा देश के गृह मंत्री
और जो स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना की शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी जी के दौर में किया गया, वह गृह मंत्रालय के द्वारा ही देखा जाता है। तो इसलिए हमने उनसे भी आमंत्रित किया, सहमति उन्होंने दे दी थी, लेकिन अंतिम मौके पर जिस कारण से भी हो वे नहीं आए। हमने तो सभी दलों को आमंत्रित किया। और चाहे किसी के पास भी सत्ता हो, अगर वो इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, अगर वो इस देश को डराने की कोशिश करेंगे, तो ये देश उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। गृह मंत्री राजनाथ क्यों नहीं आए, इस पर बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कोई वजह तो नहीं बताई। हालांकि कुछ बीजेपी नेताओं ने ये जरूर कहा कि चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की मंच पर मौजूदगी राजनाथ सिंह को नहीं भा रही थी। वहीं मंच पर मौजूद लालू यादव ने अपने तरीके से बीजेपी को ही निशाने पर लिया। आरक्षण खत्म करने का बात हो रहा है, मैं जानता हूँ सारी चीजों को, इसलिए राजनीतिकरण की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग राजनीति कर रहे हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, इसलिए इनको थोड़ा परहेज होता है बोलने में। लेकिन मैं तो बैठा हूँ इनके बगल में, मैं तो बोलने में कोई कमी नहीं करता, जो सच्चाई है मैं बोलता हूँ। तो राजनीति जो हो, लेकिन चंपारण सत्याग्रह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम पर राजनीतिक विवाद बहुत साफ बताता है कि अब संघर्ष छोटा हो चला है, व्यक्ति बड़ा हो चला है, मुद्दे छोटे हो चले हैं, राजनीति बड़ी हो चली है। पहला मौका होगा जब इतनी ज्यादा संख्या में एक साथ स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया, लेकिन यह मौका भी राजनीति के भेंट चढ़ गया। 100 साल पहले जब गांधी जी ने चंपारण की यात्रा की थी और अपना सत्याग्रह शुरू किया था, तो उन्होंने राजनीति को इससे पूरी तरह से दूर रखा था। ये सोचने वाली बात है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। सवाल वाकई बहुतेरे हैं और इन सवालों के बीच चुनाव आयोग की 13वीं चिट्ठी, जी 1 2 नहीं 13वीं चिट्ठी, जरा मजमून देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ईवीएम का सवाल है। ये खत मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी का है, जो कि देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखा गया है। और जिस वक्त देश में ईवीएम को लेकर बहस चल पड़ी है, उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के इस खत का मजमून बताता है कि चुनाव आयोग को वीवीपीटी सिस्टम के लिए पैसा चाहिए और सरकार चुनाव आयोग को पैसा दे नहीं रही, क्योंकि इस खत में जैदी ने 2 टूक लिखा है। वीवीपीएटी की समयबद्ध खरीद के लिए फौरन धन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ईवीएम का समूचा सिस्टम वीवीपीएटी से जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी समय सीमा बताने का निर्देश दिया है और ये जानकारी आपको भी है। मौजूदा वातावरण में वीवीपीएटी सिस्टम से ही पारदर्शिता आ सकती है। आपसे आग्रह है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को देखते हुए तुरंत धन मुहैया कराएं, जिससे वक्त पर वीवीपीएटी ईवीएम के ऑर्डर दिए जा सकें। इस मुद्दे पर कैमरे के आगे चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग कोई भी दोष अपने सिर नहीं लेना चाहता। और दूसरी ओर ये भी साफ हो रहा है कि वीवीपैट और ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। पेपर ट्रेल में भी ये संभव नहीं है, क्योंकि पेपर ट्रेल में जो पेपर निकलता है उसकी काउंटिंग तो होती नहीं है। एक अविश्वास, यदि किसी मशीन, किसी प्रणाली के प्रति अविश्वास है, तो फिर उसको कंटिन्यू करने की आवश्यकता क्या है। ईवीएम ऐसी रही है जो बहुत दिनों से ईवीएम से वोटिंग व्यवस्था चल रही है, इसलिए हमें लगता है कि जो भी उसके लिए ठीक करने के लिए ज़रूरत होगी वो सरकार उसमें मदद करेगी। महत्वपूर्ण यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला बीजेपी ही लेकर आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में वीवीपीटी ईवीएम की व्यवस्था करने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया था। लेकिन 2014 के चुनाव की तैयारियों के बीच 2013 में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को वीवीपीटी ईवीएम के लिए धन मुहैया नहीं कराया। तो सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने भी वीवीपीएटी ईवीएम की तरफ ध्यान नहीं दिया और मौजूदा सरकार को चुनाव आयोग ने 11 बार वीवीपीएटी ईवीएम के लिए फंड देने की गुजारिश की।
लेकिन इस दौर में भी चुनाव आयोग को फंड नहीं मिला और पत्रों की इस कड़ी में ही चुनाव आयोग का यह 13वां खत है जो कि 22 मार्च 2017 को लिखा गया। यानी महज 3,174 करोड़ रुपए का फंड सरकारें जारी नहीं कर सकी और ये हाल तब जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बाबत साफ निर्देश दे चुका है। चुनाव आयोग के पास अभी तकरीबन 52,000 वीवीपीएटी मशीन उपलब्ध है और आने वाले हफ्तों में 33,000 मशीनें और आने की संभावना है। लेकिन अगर समूचे देश में 2019 में चुनाव में जरूरत वीवीपीएटी ईवीएम की होगी तो तकरीबन 15 लाख मशीन चाहिए। यानी गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है, क्योंकि आयोग साफ कह चुका है कि अगर फौरन फंड रिलीज होता है तो भी मशीनों के निर्माण और इंस्टॉल होने में 30 महीने का वक्त लग सकता है। यानी अब जरा सी भी देरी की गुंजाइश नहीं। और ये वीवीपीएटी मशीनों की जरूरत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर राजनीतिक तौर पर हर कोई चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। 3,174 करोड़, इसी में पूरा मामला जाकर फंसा हुआ है। लेकिन बहरहाल संसदीय प्रणाली खत्म हुई, राष्ट्रपति प्रणाली आ गई। यह रिपोर्ट टर्की की है। ये जश्न तुर्की में राष्ट्रपति एर्डोगन की जीत का है। ये जश्न तुर्की में संसदीय प्रणाली के खत्म होने और राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाने का है। ये जश्न संसद की महत्ता खत्म होने और संविधान में संशोधन से इतर जनमत संग्रह के जरिए एर्डोगन के हाथों में तुर्की की संपूर्ण ताकत सौंपने का है। दरअसल इस जनमत संग्रह में सिर्फ 2 ही शब्द लिखे गए, हाँ और नहीं। हाँ का मतलब था एर्डोगन के साथ और ना का मतलब था एर्डोगन का विरोध। और 2,51,57,025 लोगों ने हाँ पर मुहर लगाई तो 2,37,77,091 लोगों ने ना पर मुहर लगाई। Hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la Sayın Bahçeli ile de görüşeceğim. और इसी के बाद वह एर्डोगन जो 1994 से 98 तक इस्तांबुल के मेयर थे, लेकिन सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलने पर इन्हीं एर्डोगन को वहां की संवैधानिक अदालत ने 1999 में 10 महीने जेल की सजा भी सुनाई थी। लेकिन एर्डोगन सिर्फ 4 महीने 24 मार्च से 27 जुलाई 1999 तक जेल में रहे। वहां से निकले तो 2002 में नई पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बना ली और अगले बरस सत्ता में आ गए। एर्दोगन 2003 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे, 2014 में राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति रहते हुए ही एर्दोगन ने देश में अपनी लोकप्रियता को देखते हुए संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली के लिए जनमत संग्रह करवा दिया। और जीत के बाद अब राष्ट्रपति एर्दोगन को कैबिनेट मंत्रियों को नियुक्त करने, वरिष्ठ न्यायाधीशों को चुनने, संसद को भंग करने की शक्तियां मिल जाएंगी। और इस नई प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद भी खत्म हो जाएगा और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होंगी, जिसमें देश की नौकरशाही भी उन्हीं के नियंत्रण में होगी। तो तुर्की में जनमत संग्रह के जरिए एर्दोगन की सत्ता सामने आ चुकी है। मतलब बहुत साफ है, 2029 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। 5 साल का कार्यकाल होगा, 2019 में पहला चुनाव और उसके बाद 5 बरस और रह सकते हैं। बहरहाल एक गीत सुनाते हैं, समझने की कोशिश की जाए।